Well, hello everyone. Here we are with our next physical education lecture. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे जिसके अंदर हमने फूड आइटम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रखा था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम अभी टॉपिक नंबर 2 पे जा रहे हैं। हम फूड आइटम्स का एनालिसिस ले रहे थे कि हमारे फूड में कौन सी चीजें एसेंशियल हैं, कौन सी चीजें नॉन एसेंशियल हैं। इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, द न्यूट्रिएंट वर्ड मींस ये बॉडी को नरिश करेगा। द वर्ड माइक्रो मींस इसकी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए होगी बहुत ही कम अमाउंट में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दे आर मेनली कंप्राइजेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स which are required in minute quantities. Minute मतलब बहुत कम अमाउंट में आपकी बॉडी को चाहिए। Okay. However, both macro as well as micro are essential. इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम चाहिए तो ये बॉडी के लिए जरूरी नहीं होंगे। इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि ये बॉडी में बहुत ही लिमिटेड सी जगह पे काम करते हैं। तो बॉडी को जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से किसी भी चीज की एसेंशियलिटी या नॉन एसेंशियलिटी मेंशन की जाएगी। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके फिटअप होते हैं, उन्हें एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं। तो इनकी जितनी सी रिक्वायरमेंट है उस पे यहाँ पे हमने कह दिया कि बॉडी को इनकी जरूरत कम है, पर ऐसा भी नहीं है कि जरूरत है ही नहीं। आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट के हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, आयरन, इसके बाद में मैंगनीज आ रहा है, जिंक, बोरोन, सोडियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड निकल। ये सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपकी बॉडी सेल्स के अंदर बहुत ही जरूरी रिएक्शंस चलाते हैं। बेटा आपकी बॉडी में मिलने वाली हर एक सेल के अंदर उसे तभी जिंदा माना जाएगा जब उसमें कोई रिएक्शन चल रही हो, और बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और आपकी बॉडी की हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराने की जिम्मेवारी एंजाइम की है। बगैर एंजाइम के आपकी बॉडी में एक भी रिएक्शन नहीं चल सकती, और वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होगा। मेजर एंजाइम की एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन इन्हीं मिनरल आयंस पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आयरन लिखा है, आप जानते हैं ये हेमोग्लोबिन बनाता है जो आपकी बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्ट कराएगा। जिंक एंजाइम एक्टिवेट कराता है। क्लोरीन आपके सलाइवा को एक्टिवेट कराता है कि आप शुगर डाइजेस्ट कर सकें। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। देन हमारे पास अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। यानी आपकी डाइट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को नरिश करेंगी और कौन सी ऐसी है जो खाने का अमाउंट यानी पेट भरा भरा सा लगे, इस पर्पस के लिए यूज की जाती है। या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सफाई, जैसे फाइबर्स होते हैं वो आपकी बॉडी को नरिश नहीं करते हैं, जैसे आप सैलड्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, पर वो आपके पूरी की पूरी फूड पाइप की अच्छी खासी सफाई कर देते हैं। या आपके खाने का बल्क बनाते हैं जिससे कि आपको खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस हो। अगर बल्क ना हो तो आपकी डाइट में सिर्फ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट रह जाएंगे और न्यूट्रिशनल एक्सेस की वजह से बीमारियां आ सकती हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपकी डाइट में सिर्फ काम की चीजें हो, कुछ सिर्फ अमाउंट क्रिएट करने के लिए चीजें होती हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो पहले मैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात करता हूं जिसमें सबसे पहले आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मैं बात कर रहा हूं शुगर्स की। तो इसके नाम का एनालिसिस ले, कार्बन की हाइड्रेशन हुई है। हाइड्रेशन मतलब कार्बन के साथ पानी है, और पानी में आप जानते हैं दो एटम्स होते हैं, HNO। तो यहां पे टोटल 3 एटम्स हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये यही लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स है। हालांकि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, पर इसे बर्न करना बड़ा आसान होता है। आपकी बॉडी के अंदर शुगर, फैट, प्रोटीन तीनों पड़े हों, आपकी सेल इन तीनों में से सबसे पहले किसे बर्न करना चाहेगी? शुगर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपके घर में एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है, और एक से हट के कोई
पेपर बोर्ड का टुकड़ा है। इन तीनों को अगर आपने तीली से जलाना है तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इजीली जल जाएगी? वो कागज है। ऐसा नहीं है कि लकड़ी का टुकड़ा और कार्डबोर्ड जो है वो नहीं जलेगा, वो जलेंगे, लेकिन उनको जलाना कंपैरेटिवली टफ रहेगा। सेम चीज आपकी सेल में है। आपकी सेल के अंदर शुगर, फैट, प्रोटीन तीनों पड़े हैं, पर सेल के लिए सबसे आसान किसे बर्न करना होता है? शुगर्स। तो एनर्जी कम है ज्यादा है मायने नहीं रखता, बॉडी कन्वीनियंस देखती है। तो शुगर्स बेसिकली एनर्जी फूड होते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। आपकी सेल के अंदर जब ये बर्न होंगे, 1 ग्राम शुगर 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 4 किलो कैलोरी का मतलब क्या? 4000 कैलोरीज प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज अ गुड मच ऑफ अमाउंट। आगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स अच्छे होने चाहिए, वो आपको एनर्जी देंगे। एनर्जी से आप अपनी जो वर्कआउट है उसे एफिशिएंटली कैरी आउट कर पाएंगे। इनएडिक्वेट डाइट के साथ एक्सरसाइज करना कभी रिकमेंडेड नहीं होता, इससे मसल स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक हो जाते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड मोस्टली इन द मसल्स एंड लिवर। आप सभी ने इंसुलिन का नाम सुना होगा, उसका काम ही यही होता है। वो आपके ब्लड के अंदर चेक करती है कि कितना शुगर है, जो ऑर्गन्स को चाहिए वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसे 2 जगह पे स्टोर किया जाता है, दैट इज मसल्स एंड लिवर। देन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्टार्च की बात कर रहा हूं। ये स्टार्च वाले फूड कौन से होते हैं? दे आर पास्ताज, बिगल्स, होल ग्रेन ब्रेड्स एंड राइस। इन सभी में स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत होता है। व्हाट डू आई मीन बाय कॉम्प्लेक्स शुगर? अगर आप ग्लूकोज को देखते हैं, दैट इज अ सिंपल शुगर। मैं 30,000 ग्लूकोज को एक साथ पैक कर देता हूं, इससे एक स्टार्च बन जाएगा, तो हुआ ना स्टार्च, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली एनर्जी के लिए यूज नहीं किया जाता। प्रोटीन को यूज करने का डायरेक्ट लॉजिक होता है, ये आपकी बॉडी की सेल्स, मसल्स बनाने का काम करता है। दैट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो अगर आपको सवाल आता है एनर्जी फूड कौन है, तो आप लिखेंगे शुगर एंड फैट्स। अगर आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चरल फूड कौन से हैं, जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं, हील का काम करते हैं, दे आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन आपको किन चीजों से ज्यादा मिलते हैं? आप जानते हैं दालों से ज्यादा मिलते हैं। सो प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ, नए मसल्स बनाएंगे, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। जब बॉडी में सेल्स में डैमेज आती है, रिपेयर के लिए प्रोटीन ही चाहिए होता है। प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, लेकिन ये तब होगा जब आपकी सेल में शुगर और फैट खत्म हो चुके होंगे। आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और कोई भी सेल आपकी बॉडी में जब काम कर रही है, सभी में इक्वल अमाउंट में शुगर, फैट, प्रोटीन होना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए सेल पहली के अंदर शुगर अच्छी थी, तो वो शुगर बर्न कर रही होगी। कोई दूसरी सेल है जिसमें शुगर कम रह गई, फैट और प्रोटीन बचे हुए हैं, तो सेल की सेकंड प्रायोरिटी फैट होगा। मान लीजिए एक तीसरी सेल है जिसमें शुगर और फैट कम हो चुके हैं, तो उसमें प्रायोरिटी पे क्या बर्न किया जाएगा? उसमें बचे ही प्रोटीन है, तो उनमें प्रोटीन बर्न किए जाएंगे। सेल अवॉइड करती है प्रोटीन को बर्न करना एनर्जी के लिए, क्योंकि जब आप प्रोटीन को बर्न करते हैं, टॉक्सिक अमोनिया गैस बनती है, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बर्न होता ही नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी शुगर और फैट को दी जाएगी। जब सेल के पास ये दोनों बचते ही नहीं है, तो सेल के पास ऑप्शन नहीं बचता, बगैर एनर्जी के सेल मर जाएगी। तब उसे ना चाहते हुए भी प्रोटीन को बर्न करना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज विल चेंज मसल। अगर आप अपना मसल मास चेंज करना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, दबा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो आपके मसल मास में चेंज आएगा, मसल्स डेवलप होंगी। एथलीट्स, इवन बॉडी बिल्डर नीड ओनली अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन टू सपोर्ट द मसल ग्रोथ। जैसे एक नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन को बॉडी के 1 किलोग्राम वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं अपना पर्सनली बताता हूं, अगर मेरा वजन 70 किलो है, तो मेरा डेली डाइट के अंदर 70 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है।
लेकिन अगर मैं यही एक बॉडी बिल्डर होता तो ग्राम्स डबल कर लीजिए, एक एमसीक्यू बन जाता है थ्योरी के एग्जाम में। तब आपकी रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट हो जाता है। यानी अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता मुझे 70 नहीं 140 ग्राम चाहिए होते। ये वजन के हिसाब से है। एनर्जी के हिसाब से बात करूं तो जितनी एनर्जी मैं रोजाना डाइट के थ्रू ले रहा हूं उसका 10 से 15% मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, वरना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। 10 से 15 एनर्जी के हिसाब से है, वजन के हिसाब से 1 किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। देन आगे बढ़ रहा हूं। एथलीट्स कैन इजीली मीट दिस इंक्रीज नीड बाय ईटिंग मोर टोटल कैलोरीज, ईटिंग मोर फूड। अगर एक एथलीट को अपनी सप्लीमेंट्स ही पूरी करनी है तो उसे डाइट भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। आगे, protein requirements for Indian adults is 1 gram per kilogram of body weight according to ICMR, Indian Council of Medical Research. Thus, for a man weighing 60 kilograms, the protein requirement would be 60 gram per day. अभी हमने एग्जांपल किया था ये। और अगर मैं एनर्जी के हिसाब से देखूं तो जितनी एनर्जी आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं उसका 10 से 15%, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए। In no case it should exceed 35% of energy intake प्रोटीन रिक्वायरमेंट। यानी कि आप डाइट में प्रोटीन बढ़ा लेते हैं, सुबह स्प्राउट्स, दिन में पनीर, शाम के टाइम में सोया, इन सब चीजों से आपका प्रोटीन एनर्जी के जो हिसाब से प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कभी भी ये टोटल एनर्जी का 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। Then, however, it may increase up to 2 gram per kilogram of body weight during sports and exercise depending upon the type of sports and duration and intensity of training. अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो ये 2 ग्राम तक वैल्यू जा सकती है, जो एक नॉर्मल पर्सन की 1 ग्राम होती है। Then, too little or excess intake of protein have health implication, जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी टॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, लिवर डिसफंक्शन आ जाता है उस केस में। सो हेंस प्रोटीन शुड बी कंज्यूम्ड एज रिक्वायर्ड एंड रेकमेंडेड। तो मैंने शुगर देख लिया, प्रोटीन देख लिया, मैं तीसरे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका नाम है फैट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। फैट्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में लिपिड्स कहा जाता है, और ये ऑयल और फैट के लिए एक कंबाइंड टर्म हो जाती है। लिपिड्स एक साइंटिफिक टर्म है, फैट्स के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएटली साइंटिस्ट लिपिड वर्ड यूज करते हैं। लिपिड के 2 वैरायटीज होते हैं, एक सॉलिड वैरायटी और एक लिक्विड वैरायटी। लिक्विड वैरायटी को ऑयल कहा जाता है, सॉलिड वैरायटी को फैट कहा जाता है। जैसे एक एनिमल को निचोड़ेंगे उसमें से फैट निकलेगा, एक प्लांट को निचोड़ेंगे उससे फैट नहीं, उससे ऑयल निकलेगा। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ग्राउंडनट का तेल, कॉटन सीड का तेल। तो प्लांट से ऑयल मिलते हैं, एनिमल की बॉडी से फैट मिलता है। फैट सॉलिड होता है और ऑयल लिक्विड होता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि कोई चीज लिक्विड होगी या सॉलिड? अगर आप एक लिपिड की स्ट्रक्चर देखें उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। अगर आप ग्लिसरॉल को साइड पे रखें, दैट इज अल्कोहल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड साथ में जुड़ते हैं तो लिपिड बनता है। ग्लिसरॉल के रोल को साइड पे रखता हूं, ये जो फैटी एसिड है इसका टाइप डिसाइड करेगा कि आपका जो लिपिड है वो लिक्विड होगा या सॉलिड। तो टोटल जिम्मेवारी किसकी? फैटी एसिड की। अगर फैटी एसिड की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो पैकिंग के दौरान लूजनेस बहुत रहेगी और आपका लिपिड एक ऑयल रहेगा। डबल बॉन्ड है तो आपका लिपिड एक ऑयल रहेगा। अगर फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड्स है तो आपका लिपिड एक फैट यानी सॉलिड रहेगा। तो फैट एंड ऑयल में हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कौन सा है? वैसे तो देखिए एनर्जी पर्पज से दोनों अच्छे हैं, लेकिन ऑयल रूम टेम्परेचर पे भी ऑयल है, हमारी बॉडी में भी ऑयल है। इससे बॉडी में इनके जमा होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है और ये हमें हार्ट रिस्क जैसी बीमारियों से दूर रखते हैं। लेकिन अगर आप फैट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे भी और मेरी बॉडी पे भी, तो अगर मैं एक फैट ज्यादा कंज्यूम करता हूं एनर्जी तो देगा ठीक,
लेकिन उसके बॉडी में जमा होने के चांसेस ज्यादा है, इससे वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा जिससे हार्ट डिसऑर्डर्स आएंगे। तो लिक्विड लिपिड्स आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, सॉलिड लिपिड्स आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। लिपिड की दो वैरायटीज बताई जाती है, HDL, LDL, हाई डेंसिटी लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड। इन दोनों का मैं डिस्टिंक्शन कैसे करूं? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आपके घरों में रोजाना गली के अंदर वो कचरे वाली गाड़ी आती है, वो क्या करती है? वो कचरा उठा के ले जाती है। तो आपके घर में जो कचरा था उसे उठाने का काम उस कचरे वाली गाड़ी का है। अगर वो गाड़ी ना आए तो आपके घर में कूड़ा जमा होता रहेगा, जिससे घर में बीमारी आएगी। सेम केस है। लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड में से जो लो डेंसिटी लिपिड है, इसके बॉडी में जमने के चांसेस होते हैं। लो डेंसिटी लिपिड आपकी सेल को अच्छे से चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, लेकिन एक लिमिट में चाहिए। तो हुआ क्या? लो डेंसिटी लिपिड सेल के पास आए, सेल में गए, सेल में काम किया। अब सेल ने जवाब दे दिया एक लिमिट के बाद कि भाई साहब हो गया, मुझे और LDL यानी लो डेंसिटी नहीं चाहिए। लेकिन लो डेंसिटी नहीं मानना, आप खा रहे हैं उसे, तो वो आपकी सेल के अंदर जमा होता रहेगा। जब सेल की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, वो कहेगी मेरे अंदर मत कर, बाहर ढेर लगा दे। तो लो डेंसिटी सेल के बाहर जमा होने लगेगा, जिससे ब्लॉकेज आएगी। तो यहां पे आती है वो कचरे वाली गाड़ी जिसका नाम है HDL। वो देखेगा कहां पे लिपिड सेल के अंदर की बजाय बाहर पड़ा है, ढेर लगा रहा है, जमा हो रहा है, ब्लॉकेज कर रहा है। वो HDL LDL को उठाएगा और लिवर के अंदर ले जाके छोड़ देगा कि लिवर ले इसको निपटा दे। लिवर वो बड़ा एरिया है जहां पे कचरे का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी LDL को डिस्ट्रॉय किया जाता है। LDL को डिस्ट्रॉय करवाएंगे, उससे बाइल जूस बनेगा, आपने 10th में पढ़ा हुआ है। इससे कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें बनेंगी, इससे आपकी बॉडी का विटामिन D बनेगा, इससे आपके हार्मोन बनेंगे। जो भी बनाना है लिवर बना देगा। अगर उसे निकालना है तो बॉडी से निकलवा देगा, डंप करवा देगा, एंड इवेंचुअली HDL ने आपकी बॉडी को बचा लिया। तो इसे ऐसे याद रखिएगा, LDL लो डेंसिटी लिपिड जितने लो हो उतना अच्छा, HDL जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। यानी शहर में जितनी ज्यादा कचरे वाली गाड़ी आएंगी शहर की सफाई के लिए, उतना अच्छा। कचरा यानी LDL जितना ज्यादा होगा शहर के अंदर, उतना शहर के लिए बुरा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो लिपिड्स डाइटरी फैट्स हैं, इनमें ऑयल और फैट दोनों आते हैं। ऑयल लिक्विड होते हैं, फैट सॉलिड होते हैं। और इसकी जिम्मेवारी कि लिक्विड होगा या सॉलिड, ये टोटल किस पे है? फैटी एसिड पे है। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके ये लिपिड्स बनाते हैं। फैटी एसिड अगर डबल बॉन्ड कैरी करेगा तो आपका लिपिड एक लिक्विड होगा, उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, तेलों में मिलता है। और सैचुरेटेड के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, इससे फैट्स यानी सॉलिड लिपिड्स बनते हैं, जैसे मक्खन वगैरह हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? दैट इज फैट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन। एनर्जी के हिसाब से इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। अब शुगर 4 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे थे, प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 कैलोरीज, किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ये 9 के करीब कैलोरीज, किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका एनर्जी वैल्यू डबल हो गया एज कंपेयर टू फैट्स एंड शुगर्स, सॉरी प्रोटीन्स एंड शुगर्स। देन अगर हम 1 पाउंड फैट बर्न करते हैं तो उससे अप्रोक्सीमेटली 3600 कैलोरीज प्रोड्यूस होती है। दैट इज अ होल लॉट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो सैचुरेटेड फैट आर प्राइमरली फाउंड इन एनिमल सोर्सेज। आपको बताया था कि एनिमल को निचोड़ोगे फैट निकलेगा, सॉलिड निकलेगा, क्योंकि उसमें फैटी एसिड कैसे हैं? सैचुरेटेड है। इसके सोर्सेज है मीट, एग योक, योगर्ट, cheese, butter, milk. This type of fat is often solid at room temperature. Saturated fats include monounsaturated and polyunsaturated. अब ये क्या हुआ? फैटी एसिड की चेन के अंदर एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो वो मोनोअनसैचुरेटेड रहेगा, मल्टीपल जगह पे डबल बॉन्ड है तो वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनने वाला फैट होगा। तो they are typically found in plant food sources and usually liquid at room temperature. यहां पे एक छोटा सा
कंपैरिजन चार्ट बना हुआ है। सैचुरेटेड फैट आपको किन चीजों से मिलते हैं, ये सॉलिड होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना के ब्लॉकेज क्रिएट कराते हैं, दूसरे वाले लिक्विड होते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ये एचडीएल बनाते हैं जो एलडीएल को उठा के लिवर में फेंक आता है। ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर गया। तो इसके बाद में हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम विटामिन्स की बात करनी शुरू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।